नमस्कार, बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपकी सीनियर एजुकेटर और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स। ये कोर एईडीओ लेक्चर है। नमस्कार। और ये टॉपिक बीपीएससी, एईडीओ, बीपीएससी और दूसरे सभी कृषि से जुड़े एग्जाम्स के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। बिल्कुल, खासकर बिहार के संदर्भ में जहाँ की खेती सरकारी योजनाओं और जलवायु पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हाँ, और इसीलिए इन योजनाओं को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो शायद सबसे ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंचती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। हाँ, पीएम किसान, ये एक आप कह सकते हैं डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मतलब सरकार सीधा पैसा देती है? बिल्कुल, कोई लोन नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, सीधा पैसा सीधा किसान के बैंक खाते में। अच्छा, तो ये कितना और कैसे मिलता है? इसमें जो भी पात्र किसान हैं उन्हें साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए? हाँ, और ये एक साथ नहीं, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। और जैसा आपने कहा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी मॉडल पर काम करता है, कोई भी चौलिया नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, 6,000 रुपए साल के मतलब महीने के सिर्फ 500 रुपए, क्या इससे वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ता है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है और अगर आप इसे घर चलाने के नजरिए से देखेंगी तो ये रकम बहुत कम लगेगी। लेकिन इसका असली खेल रकम में नहीं, टाइमिंग में है। टाइमिंग वो कैसे? ये जो 2,000 की किश्त है, ये अक्सर खरीफ और रबी की बुआई से ठीक पहले आती है। ये वो वक्त होता है जब किसान के हाथ में कैश की सबसे ज्यादा कमी होती है। अच्छा, मतलब बीज खाद खरीदने के लिए? एग्जैक्टली। ये पैसा उसे साहूकार के पास जाने से बचा सकता है, बेहतर बीज खरीदने की हिम्मत दे सकता है। और बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां छोटे और सीमांत किसान बहुत ज्यादा हैं, वहां तो इसका असर और भी गहरा है। सही बात है, बिहार में ज्यादातर किसानों के पास बहुत कम जमीन है। बिल्कुल, 80% से ज्यादा। तो उनके लिए ये 2,000 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। ये एक तरह की सही समय पर दी गई वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो ये तो हुई बुआई में मदद की बात। लेकिन खेती का सबसे बड़ा रिस्क तो मौसम है। बिहार में कभी बाढ़, कभी सूखा, अगर फसल ही बर्बाद हो गई तो। और बस इसी अगर का जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। ये किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह है। फसल बीमा मतलब अगर फसल खराब हो तो मुआवजा मिलेगा। हाँ, चाहे बाढ़ से हो, सूखे से, ओले गिरने से या फिर किसी कीड़े के हमले से। अगर फसल खराब होती है तो किसान को आर्थिक मदद मिलती है ताकि वो अगली फसल के लिए फिर से तैयार हो सके। मैंने सुना है कि इसमें किसान को प्रीमियम बहुत कम देना पड़ता है, कुछ 1.5 या 2%। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं ताकि छोटे से छोटा किसान भी इसे ले सके। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए 1.5% और जो कमर्शियल या बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5%। तो बाकी का प्रीमियम कौन भरता है? ये तो बहुत कम है। बाकी का सारा पैसा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। असल में प्रीमियम का 90% से भी ज्यादा बोझ सरकार खुद उठाती है। अच्छा। और बिहार के जो बाढ़ वाले जिले हैं जैसे सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार, उनके लिए तो ये योजना एक लाइफलाइन जैसी है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है ना, सैटेलाइट, ड्रोन वगैरह। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था, सरकारी अफसर गांव जाकर सर्वे करते थे, जिसमें बहुत टाइम लगता होगा। टाइम भी लगता था और आकलन भी हमेशा सही नहीं होता था। अब सैटेलाइट से पता चल जाता है कि किस बड़े इलाके में नुकसान हुआ है और फिर ड्रोन से किसी खास खेत का भी सटीक आकलन हो जाता है। तो इससे क्लेम जल्दी मिलता होगा। हाँ, प्रक्रिया तेज और ज्यादा पारदर्शी हुई है। चुनौतियां अभी भी हैं, पर एक बहुत अच्छी शुरुआत है। चलिए, ये तो हुई रिस्क से सुरक्षा की बात। लेकिन अगर फसल अच्छी हो जाए तो सबसे बड़ी चिंता होती है सही दाम मिलने की। और यहीं पर आता है MSP का मुद्दा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, शायद खेती से जुड़ा सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित विषय। तो ये MSP है क्या, आसान शब्दों में? ये एक गारंटीड कीमत है जो सरकार फसल बोने से पहले ही घोषित कर देती है। ये एक तरह का प्राइस फ्लोर है, मतलब अगर बाजार में दाम बहुत ज्यादा गिर भी जाएं तो किसान को ये भरोसा रहता है कि सरकार उसकी उपज MSP पर तो खरीदी लेगी।
इसकी सिफारिश कौन करता है? इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP करता है और घोषणा सरकार करती है। अगर ये इतना अच्छा सेफ्टी नेट है तो फिर हम इसे लेकर इतने आंदोलन और बहस क्यों सुनते हैं? दिक्कत इसके अमल में है। देखिए, MSP घोषित तो 23 फसलों के लिए होता है, लेकिन सरकारी खरीद मुख्य रूप से सिर्फ गेहूं और धान की होती है। अच्छा, सिर्फ 2 फसलों की? हाँ, और वो भी कुछ ही राज्यों में ज्यादा होती है। बिहार में धान और मक्का उत्पादकों को इसका फायदा मिलता है, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। इसीलिए किसान संगठन इसे कानूनी गारंटी बनाने की मांग करते हैं। समझ गए। मतलब गारंटी सिर्फ घोषणा की नहीं बल्कि खरीद की भी हो। बिल्कुल। ठीक है। अब खेती के लिए सिर्फ दाम ही नहीं बल्कि बड़े निवेश के लिए पैसा भी चाहिए, जैसे सिंचाई के लिए या कोई मशीन खरीदने के लिए। यहाँ पर नाबार्ड का नाम आता है। ये क्या संस्था है? नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। पर इसे आप सिर्फ एक बैंक मत समझिए। तो फिर ये क्या है? ये पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है। इसका काम सिर्फ खेती के लिए लोन देना नहीं, बल्कि गांव के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? सड़कें, सिंचाई के लिए नहरें, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, सब कुछ। नाबार्ड इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए राज्यों को फाइनेंस करता है। और एक बहुत जरूरी काम ये करता है, किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs को बढ़ावा देना। FPOs ये क्या होते हैं? मतलब छोटे छोटे किसान मिलकर एक समूह या कंपनी बना लें। इससे वो एक साथ अपनी फसल बेच सकते हैं, बेहतर मोल भाव कर सकते हैं। तो नाबार्ड उन्हें संगठित होने में भी मदद करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए, अब तक हमने योजनाओं, कीमतों और फाइनेंस की बात की, लेकिन एक और बड़ा बदलाव जमीन पर हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है। मैं बात कर रही हूं ऑर्गेनिक खेती और मिलेट्स की। हाँ, और ये दोनों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये सिर्फ खेती का तरीका नहीं, खेती को देखने का नजरिया बदल रही हैं। पहले ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना केमिकल खाद और कीटनाशकों की खेती। इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो मिट्टी की सेहत बचती है और दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। बिहार में इसे कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। मिथिलांचल का इलाका हो या सब्जी की पट्टियां, वहां इसे खास तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। और मिलेट्स, मोटे अनाज जो कभी गरीबों का खाना माने जाते थे, वो आज अचानक सुपरफूड कैसे बन गए? इसकी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन? हाँ, गेहूं और चावल उगाने में बहुत पानी लगता है। वहीं मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, इन्हें बहुत कम पानी चाहिए। ये ज्यादा तापमान भी झेल सकते हैं। अच्छा, तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली फसलें हैं? बिल्कुल, ये आज के दौर की क्लाइमेट स्मार्ट फसलें हैं, या न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। बिहार के जो सूखे इलाके हैं जहां सिंचाई की कमी है, उनके लिए तो मिलेट्स एक वरदान है, पोषण भी और पानी की बचत भी। आपने क्लाइमेट स्मार्ट शब्द का इस्तेमाल किया। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जलवायु अनुकूल कृषि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खेती के उन तरीकों को अपनाना जो जलवायु परिवर्तन के खतरों के लिए पहले से तैयार हों। बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक ही समय पर कुछ जिले बाढ़ में डूबे होते हैं और कुछ सूखे की मार झेल रहे होते हैं। हाँ, ये तो हर साल होता है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती का मतलब है ऐसी किस्मों का इस्तेमाल करना जो बाढ़ या सूखे को झेल सकें, जैसे धान की बाढ़ सहने वाली किस्में हैं या सूखे के लिए कम पानी वाले बीज हैं। ओके, मतलब अडैप्ट करना। हाँ, अडैप्ट करना, ये भविष्य की खेती है। और भविष्य की बात करें तो टेक्नोलॉजी को कैसे भूल सकते हैं? अब तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स का भी दौर आ गया है। बिल्कुल, और ये खेती के हर पहलू को बदल रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स ड्रोन से बताते हैं कि फसल में कहाँ बीमारी है या कहाँ खाद की जरूरत है। अच्छा। कुछ स्मार्ट सिंचाई सिस्टम बनाते हैं जो मिट्टी की नमी देखकर खुद पानी देते हैं। और सबसे जरूरी, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो किसानों को सीधे बड़े खरीदारों से जोड़ते हैं। मतलब बिचौलियों को हटाने की कोशिश। हाँ, ताकि किसान को अपनी उपज का बेहतर दाम मिले। टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और सरकारी पहल है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये क्या है? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और जरूरी पहल है। इसे आप मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड कह सकती हैं। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, सालों से हमारे किसान अंदाजे से खाद डालते आए हैं। किसी ने कह दिया यूरिया डालो तो डाल दिया, कितना क्यों ये नहीं पता। सॉइल हेल्थ कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट किया जाता है। और उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कितनी कमी है या कितनी अधिकता है। और कार्ड पर साफ साफ लिखा होता है कि आपको कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। इसका फायदा तो डबल होगा। बिल्कुल,
किसान का फालतू खाद पर खर्च बचता है और सही पोषण से पैदावार बढ़ती है और मिट्टी की सेहत भी बचती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो एक बड़ी तस्वीर दिखती है। हाँ, एक पूरी स्ट्रैटेजी दिखती है। एक तरफ पीएम किसान से सीधी आर्थिक सुरक्षा, तो दूसरी तरफ PMFBY से मौसम के जोखिम का कवर, MSP के जरिए बाजार के जोखिम से बचाने की कोशिश। और इन सब के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए खेती को भविष्य के लिए तैयार करना। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है डेटा। चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा हो या सैटेलाइट का, भविष्य की खेती ज्यादा सटीक और डेटा पर आधारित होगी। तो एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी योजनाएं हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। PM किसान, PMFBY, MSP और सॉइल हेल्थ कार्ड, ये 4 तो बिल्कुल याद रखने हैं। बिल्कुल। तो ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। अगले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? अगले लेक्चर में हम बिहार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्रॉपिंग पैटर्न और एग्री इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। वो भी AEDO एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। शानदार। तो याद रखिए, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा तो AEDO एग्जाम स्कोरिंग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।